जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर में। अगर आप क्लास 9 और क्लास 10 साइंस को आसान और मज़ेदार तरीके से समझना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी छात्रों को पढ़ाई में मदद मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कक्षा 9 विज्ञान का अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? अंग्रेजी में इसे कहते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ 2 उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है शुद्ध घी का। जब हम शुद्ध घी कहते हैं तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, यानी इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलाई गई है, इसलिए आम आदमी के हिसाब से इसे शुद्ध पदार्थ माना जाता है। अब दूसरी तरफ एक बीकर में समुद्र का जल दिखाया गया है और उसके सामने क्रॉस का निशान लगाया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी वास्तव में केवल पानी नहीं होता, इसमें कई प्रकार के लवण यानी सॉल्ट्स और अन्य घुले हुए पदार्थ मौजूद होते हैं। इसका मतलब है कि समुद्र का पानी कई अलग अलग प्रकार के कणों का मिश्रण होता है। इसलिए विज्ञान के अनुसार समुद्र का जल शुद्ध पदार्थ नहीं बल्कि मिश्रण यानी मिक्सचर होता है। यही सवाल इस अध्याय की शुरुआत में पूछा गया है, क्या हमारे आसपास के सभी पदार्थ शुद्ध होते हैं? और इसी सवाल का जवाब हम इस पूरे अध्याय में विस्तार से समझने वाले हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। वो सवाल है शुद्ध यानी प्योर का असली मतलब क्या होता है? हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये शब्द बहुत सुनते हैं, जैसे शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध नमक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान में शुद्ध का मतलब वही होता है जो हम सामान्य जीवन में समझते हैं? दरअसल आम आदमी के लिए शुद्ध का मतलब होता है कोई मिलावट नहीं। जैसे अगर दूध में पानी नहीं मिलाया गया है तो लोग कहते हैं कि ये शुद्ध दूध है। इसी तरह अगर नमक में कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलाई गई है तो हम उसे शुद्ध नमक कहते हैं। लेकिन जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ शुद्ध शब्द का मतलब थोड़ा अलग हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध पदार्थ वो होता है जो केवल एक ही प्रकार के कणों से बना हो, यानी उस पदार्थ में मौजूद सभी कण एक जैसे होते हैं और उनकी प्रकृति भी समान होती है। इसलिए विज्ञान में शुद्ध पदार्थ की परिभाषा ये है कि एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो इस स्लाइड से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। सामान्य जीवन में शुद्ध का मतलब होता है मिलावट नहीं, लेकिन विज्ञान में शुद्ध का मतलब होता है एक ही प्रकार के कण। और अब इसी विषय को थोड़ा और स्पष्ट करेंगे हमारे अगले स्पीकर। बहुत बढ़िया समझाया आपने। अब मैं इसी बात को इस स्लाइड की मदद से थोड़ा और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस चित्र में हमें शुद्ध शब्द के 2 अलग अलग अर्थ दिखाए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं आम आदमी के लिए शुद्ध का मतलब। आम आदमी के अनुसार अगर किसी पदार्थ में कोई मिलावट नहीं है तो वह पदार्थ शुद्ध माना जाता है। जैसे अगर दूध में पानी नहीं मिलाया गया है तो लोग कहते हैं कि यह शुद्ध दूध है। लेकिन विज्ञान में शुद्ध पदार्थ की परिभाषा थोड़ी अलग होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी पदार्थ को शुद्ध तभी कहा जाएगा जब उसके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति समान हो, यानी उस पदार्थ में मौजूद हर कण एक ही प्रकार का होना चाहिए। अगर किसी पदार्थ में अलग अलग प्रकार के कण मौजूद हो तो वह पदार्थ मिश्रण यानी मिक्सचर कहलाता है। इसलिए विज्ञान में शुद्ध पदार्थ की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसमें केवल एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं और यही शुद्ध पदार्थ की सही वैज्ञानिक परिभाषा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों अब हम समझते हैं कि मिश्रण क्या होता है। सरल भाषा में कहें तो जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक आपस में मिल जाते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। यानी मिश्रण किसी एक पदार्थ से नहीं बल्कि कई पदार्थों के मिलने से बनता है। अब मिश्रण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण, जिसे अंग्रेजी में होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण, जिसे अंग्रेजी में हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समांगी मिश्रण की। समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें सभी घटक एक समान रूप से मिले होते हैं। इसमें अलग अलग कण हमें दिखाई नहीं देते, इसीलिए इसे समान संघटन वाला मिश्रण भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम पानी में चीनी मिला दें या पानी में नमक घोल दें तो हमें केवल एक ही तरल दिखाई देता है। हमें चीनी या नमक के अलग अलग कण दिखाई नहीं देते, इसलिए ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहा जाता है। अब इसी विषय को आगे और स्पष्ट करेंगे हमारे अगले स्पीकर। धन्यवाद। अब हम मिश्रण के दूसरे प्रकार के बारे में समझते हैं, जिसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। विषमांगी मिश्रण में मिश्रण के सभी घटक समान रूप से नहीं मिले होते।
इसमें पदार्थों के अलग अलग भाग आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, इसलिए इसे असमान संघटन वाला मिश्रण भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम पानी और तेल को एक साथ मिलाते हैं तो दोनों अलग अलग परतों में दिखाई देते हैं। इसी तरह अगर सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन को मिला दिया जाए तो दोनों पदार्थ अलग अलग दिखाई देते हैं, इसलिए ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। बहुत अच्छे समझाया आपने। दोस्तों, यदि आपको इन स्लाइड का PDF चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हैं, उसमें जुड़िए, PDF प्रोवाइड कर दिए। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं विलयन यानी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को अक्सर परफेक्ट मिक्स भी कहा जाता है। विलयन बनने के लिए दो मुख्य घटक होते हैं। पहला होता है विलायक यानी सॉल्वेंट और दूसरा होता है विलेय यानी सॉल्यूट। विलायक वो पदार्थ होता है जो अधिक मात्रा में होता है और जिसमें दूसरा पदार्थ घुलता है, जबकि विलेय वो पदार्थ होता है जो कम मात्रा में होता है और जो विलायक में घुल जाता है। इसलिए हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, विलायक प्लस विलेय इक्वल टू विलयन। उदाहरण के लिए, अगर हम पानी में चीनी या नमक घोलते हैं तो यहाँ पानी विलायक होता है और चीनी या नमक विलेय होता है। एक महत्वपूर्ण बात याद रखने की ये है कि अधिकतर स्थितियों में पानी सबसे अच्छा विलायक माना जाता है। अब अगर हम उदाहरण देखें तो नींबू पानी भी एक विलयन है। इसी प्रकार मिश्र धातुएं जैसे पीतल, जिसमें 70% तांबा और 30% जस्ता होता है, वो भी एक प्रकार का विलयन है। यहाँ तक कि वायु भी एक गैसीय विलयन है। अब इसी विषय को और सरल तरीके से हमारे अगले स्पीकर समझाएंगे। धन्यवाद। अब हम समझते हैं कि विलयन वास्तव में होता क्या है। विलयन को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण का मतलब है कि उस मिश्रण के सभी घटक समान रूप से मिले हुए होते हैं। विलयन में दो मुख्य भाग होते हैं, पहला है विलेय यानी सॉल्यूट और दूसरा है विलायक यानी सॉल्वेंट। विलेय वो पदार्थ होता है जो कम मात्रा में होता है और जो विलायक में घुल जाता है, जबकि विलायक वो पदार्थ होता है जो अधिक मात्रा में होता है और जो दूसरे पदार्थ को घोलने का काम करता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, टिंक्चर आयोडीन। इसमें आयोडीन ठोस विलेय होता है जो अल्कोहल में घुल जाता है। यहाँ अल्कोहल विलायक का काम करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में समान रूप से घुल जाता है तो वो मिश्रण विलयन कहलाता है। दोस्तों, अब हम एक नया और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं विलयन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले समझते हैं कि सांद्रता का मतलब क्या होता है। जब किसी विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है तो उसे ही विलयन की सांद्रता कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो किसी विलयन में विलेय कितना घुला हुआ है, यही उसकी सांद्रता को दर्शाता है। अब इसे मापने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास बाय मास परसेंटेज। इसका सूत्र होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का कुल द्रव्यमान इंटू 100, यानी हम विलेय के द्रव्यमान को पूरे विलयन के द्रव्यमान से भाग देकर 100 से गुणा करते हैं। दूसरा तरीका है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन इंटू 100। इन सूत्रों की मदद से हम किसी भी विलयन की सांद्रता को आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी विषय को आगे और स्पष्ट करेंगे हमारे अगले स्पीकर। धन्यवाद। अब हम विलयन की सांद्रता से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संतृप्त विलयन की यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें अब और विलेय पदार्थ घुल नहीं सकता, यानी उस विलायक ने विलेय को घोलने की अपनी अधिकतम क्षमता प्राप्त कर ली है। अब दूसरा प्रकार है असंतृप्त विलयन यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन वो होता है जिसमें अभी और विलेय पदार्थ घुल सकता है, यानी उस विलायक में अभी और विलेय को घोलने की क्षमता बाकी है। अब हम सांद्रता निकालने के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत यानी विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान इंटू 100।
दूसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन इनटू 100। और तीसरा है आयतन आयतन प्रतिशत यानी विलय का आयतन डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन इनटू 100। ये सभी सूत्र विलयन की सांद्रता निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर परीक्षा में न्यूमेरिकल प्रश्नों में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सूत्रों को अच्छे से याद रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब हम एक और प्रकार के मिश्रण के बारे में सीखते हैं, जिसे निलंबन यानी सस्पेंशन कहा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि निलंबन क्या होता है। निलंबन वास्तव में एक विषममांगी मिश्रण होता है, यानी इसमें मौजूद कण समान रूप से नहीं मिले होते। निलंबन की एक खास बात यह है कि इसके कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें आंखों से देखा जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण गुण ये है कि निलंबन के कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, यानी जब प्रकाश की किरण निलंबन से गुजरती है तो उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। इसके अलावा निलंबन अस्थायी यानी अनस्टेबल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस मिश्रण को कुछ समय के लिए शांत छोड़ दें तो इसके कण धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, और अंत में क्योंकि कण बड़े होते हैं इसलिए इन्हें छानन विधि यानी फिल्ट्रेशन द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। इसी कारण निलंबन को दूसरे मिश्रणों से अलग पहचानना आसान होता है। धन्यवाद। अब हम निलंबन को थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझते हैं। निलंबन वो विषममांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ के कण वास्तव में घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं, यानी वो पूरे तरल में फैले रहते हैं लेकिन वास्तव में घुले हुए नहीं होते। निलंबन के कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं। सबसे पहला गुण ये है कि ये विषममांगी मिश्रण होता है। दूसरा गुण ये है कि इसके कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं क्योंकि उनका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। तीसरा गुण ये है कि निलंबन अस्थायी होता है। जब इस मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दिया जाता है तो इसके कण धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं। और अंत में क्योंकि कण बड़े होते हैं इसलिए इन्हें छानन विधि यानी फिल्ट्रेशन द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। इसी कारण निलंबन को दूसरे मिश्रणों से अलग पहचानना आसान होता है। दोस्तों, अब हम एक बहुत ही रोचक प्रकार के मिश्रण के बारे में सीखते हैं, जिसे कोलॉइड या कोलॉइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। कोलॉइड एक ऐसा मिश्रण होता है जो देखने में समांगी यानी होमोजीनियस लगता है, लेकिन वास्तव में ये विषमांगी मिश्रण होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दूध। दूध हमें देखने में एक समान तरल दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उसमें वसा और अन्य सूक्ष्म कण पानी में फैले हुए रहते हैं। अब इस चित्र में एक प्रयोग दिखाया गया है। जब हम एक टॉर्च की रोशनी किसी साधारण विलयन जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन पर डालते हैं तो प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही प्रकाश दूध और पानी के मिश्रण से होकर गुजरता है तो प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोलॉइड के कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। इस घटना को ही टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। यही कारण है कि जब अंधेरे कमरे में खिड़की से सूर्य की किरणें आती हैं तो हमें हवा में धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। वो भी टिंडल प्रभाव का ही एक उदाहरण है। अब कोलॉइड को और अच्छे से समझेंगे हमारे अगले स्पीकर। धन्यवाद। अब हम कोलाइडल विलयन की संरचना और गुणों को समझते हैं। कोलाइड वास्तव में एक विषमांगी मिश्रण होता है, हालांकि यह हमें देखने में समांगी लगता है। कोलाइड में दो मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है परिक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्जन मीडियम। परिक्षिप्त प्रावस्था वो घटक होता है जो छोटे छोटे कणों के रूप में मिश्रण में फैला रहता है, जबकि परिक्षेपण माध्यम वो पदार्थ होता है जिसमें ये कण निलंबित रहते हैं। उदाहरण के लिए दूध में वसा के छोटे छोटे कण पानी में फैले रहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कोलाइड के कणों को छानन विधि यानी फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें अलग करने के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसे अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्रण को बहुत तेज गति से घुमाया जाता है जिससे भारी कण अलग हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोलाइड एक विशेष प्रकार का मिश्रण है जिसमें कण सूक्ष्म होते हैं और प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कोलॉइड के घटक, जिसे अंग्रेजी में कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड कहा जाता है। किसी भी कोलॉइडल विलयन को बनाने के लिए दो मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसे अंग्रेजी में डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम, जिसे डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं।
जब परिक्षिप्त प्रावस्था के छोटे छोटे कण परिक्षेपण माध्यम में फैल जाते हैं तब मिलकर कोलॉइड बनता है। अब कोलॉइड के कुछ प्रमुख प्रकार भी होते हैं। सबसे पहला प्रकार है एरोसॉल, जिसमें ठोस या तरल कण गैस में फैले होते हैं, उदाहरण के लिए कोहरा और धुआं। दूसरा प्रकार है इमल्शन, इसमें एक तरल दूसरे तरल में फैला होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दूध और फेस क्रीम। तीसरा प्रकार है फोम, इसमें गैस किसी तरल या ठोस में फैली होती है, जैसे शेविंग क्रीम और स्पंज। और चौथा प्रकार है सोल, इसमें ठोस कण तरल में फैले होते हैं, जैसे कीचड़ या मैग्नीशिया मिल्क। इस तरह अलग अलग माध्यम और कणों के आधार पर कोलॉइड के कई प्रकार बनाए जा सकते हैं। ओके, अब हम समझते हैं टिंडल प्रभाव, जिसे अंग्रेजी में टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। टिंडल प्रभाव वह घटना है जिसमें कोलॉइडल कणों के कारण प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं। जब प्रकाश किसी कोलॉइडल मिश्रण से होकर गुजरता है तो उसके कण प्रकाश को चारों तरफ फैला देते हैं। इसी कारण हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जब टॉर्च की रोशनी कॉपर सल्फेट के विलयन पर डाली जाती है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही प्रकाश पानी और दूध के मिश्रण से होकर गुजरता है तो प्रकाश का मार्ग साफ दिखाई देता है। यही घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। इसके कुछ रोजमर्रा के उदाहरण भी हैं, जैसे जब अंधेरे कमरे में खिड़की के छोटे छेद से सूर्य की किरणें आती हैं तो हवा में मौजूद धूल या कार्बन के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह जब सूर्य की किरणें घने जंगल या कोहरे से होकर गुजरती हैं तो हमें उनका मार्ग दिखाई देता है। ये सभी उदाहरण टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। दोस्तों, अब हम कोलॉइड के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण समझते हैं। ये टॉपिक परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है। सबसे पहले समझते हैं द्रव इन गैस का उदाहरण। जब तरल के छोटे छोटे कण गैस में फैले होते हैं तो उसे एरोसोल कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं कोहरा और बादल। अब दूसरा प्रकार है ठोस इन गैस। जब ठोस के कण गैस में फैले होते हैं तो ये भी एरोसोल ही कहलाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है धुआं। तीसरा प्रकार है द्रव इन द्रव। जब एक तरल दूसरे तरल में फैला होता है तो उसे इमल्शन कहते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं दूध और फेस क्रीम। और चौथा प्रकार है गैस इन द्रव। जब गैस के छोटे छोटे बुलबुले तरल में फैले होते हैं तो उसे फोम कहा जाता है, जैसे शेविंग क्रीम। इस तरह इन 4 उदाहरणों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोलॉइड के सबसे सामान्य और परीक्षा में पूछे जाने वाले उदाहरण हैं। अब आगे हम एक नया और महत्वपूर्ण विषय समझेंगे, जिसे कहते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय समझने जा रहे हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले समझते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी पदार्थ वही रहता है, सिर्फ उसका आकार, रूप या अवस्था बदल जाती है। इस प्रकार के परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। उदाहरण के लिए, जब पानी उबलकर भाप बन जाता है या जब बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि इन दोनों स्थितियों में पदार्थ अभी भी पानी ही रहता है, सिर्फ उसकी अवस्था बदलती है। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसके गुण पहले वाले पदार्थ से अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, लकड़ी या कागज का जलना या लोहे में जंग लगना। इन प्रक्रियाओं में मूल पदार्थ बदलकर एक नया पदार्थ बन जाता है, इसलिए इन्हें रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण और रोचक उदाहरण देखते हैं, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती के जलने में भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती जब जलती है तो मोम पहले पिघलता है। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन उसी समय मोमबत्ती का धागा जलता है और जलने की प्रक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। ये एक रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तनों का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। ओके, अब हम समझते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बीच अंतर। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की, यानी फिजिकल चेंज की। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता,
इसमें केवल पदार्थ की आकार, रूप या अवस्था बदलती है, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना वही रहती है। भौतिक परिवर्तन अक्सर उलटने योग्य यानी रिवर्सिबल भी होता है। इसके उदाहरण हैं बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना या पेड़ को काटना। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की, यानी केमिकल चेंज की। रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। इस प्रक्रिया में पदार्थ का रासायनिक संरचन बदल जाता है। इसके उदाहरण हैं लोहे में जंग लगना और लकड़ी का जलना। अब एक बहुत रोचक उदाहरण है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती के जलने में भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोम का जलकर नए पदार्थ पर आना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसीलिए मोमबत्ती का जलना दोनों प्रकार के परिवर्तनों का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। दोस्तों, अब हम शुद्ध पदार्थ के पहले भाग तत्व एलिमेंट्स के बारे में समझते हैं। तत्व वो मूल पदार्थ होता है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी तत्व पदार्थ का सबसे सरल और मूल रूप होता है। अब वैज्ञानिकों ने तत्वों को उनके गुणों के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। पहला है धातु, मेटल्स। धातुओं के कुछ सामान्य गुण होते हैं, जैसे ये चमकीली होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं और इन्हें आसानी से पीटा या खींचा जा सकता है। इसी गुण के कारण धातुओं का उपयोग कई मशीनों और उपकरणों को बनाने में किया जाता है। धातुओं के उदाहरण हैं सोना और लोहा। एक रोचक अपवाद भी है, पारा यानी मर्क्यूरी। ये एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। अब दूसरा प्रकार है अधातु, नॉन मेटल्स। अधातुओं के गुण धातुओं से अलग होते हैं। ये सामान्यतः कुचालक होती हैं, इनमें चमक नहीं होती और ये अलग अलग रंगों में पाई जा सकती हैं। अधातुओं के उदाहरण हैं ऑक्सीजन और कार्बन। तीसरा प्रकार है उपधातु, मेटलॉइड्स। उपधातुओं में धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें इन दोनों के बीच का पदार्थ माना जाता है। उपधातुओं के उदाहरण हैं बोरॉन और सिलिकॉन। अब तत्वों के बारे में और स्पष्ट जानकारी हमारे अगले स्पीकर बताएंगे। धन्यवाद। अब हम तत्व की परिभाषा को थोड़ा और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एंटनी लॉरेंट लवाजियर के अनुसार तत्व वो पदार्थ है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी तत्व किसी भी पदार्थ का सबसे सरल और मूल रूप होता है। आज के समय में वैज्ञानिकों ने 100 से अधिक तत्वों की खोज कर ली है। इनमें से लगभग 92 तत्व प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जबकि बाकी तत्व प्रयोगशालाओं में बनाए गए हैं। अब जैसा कि हमने पहले देखा, तत्वों को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला है धातु, मेटल्स। धातुएं सामान्यतः चमकीली, सुचालक, तन्य और आघातवर्धे होती हैं। इनके उदाहरण हैं सोना और लोहा। दूसरा है उपधातु, मेटलॉइड्स। इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, जैसे बोरॉन और सिलिकॉन। तीसरा है अधातु, नॉन मेटल्स। अधातु सामान्यतः कुचालक होती हैं और इनमें चमक नहीं होती। इनके उदाहरण हैं ऑक्सीजन और कार्बन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तत्व पदार्थ का सबसे मूल रूप होता है और इन्हीं तत्वों से मिलकर दुनिया के सभी पदार्थ बने होते हैं। दोस्तों, अब हम शुद्ध पदार्थ के दूसरे भाग यौगिक, कंपाउंड के बारे में समझते हैं। यौगिक वो पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलने से बनता है। इसका मतलब ये है कि जब अलग अलग तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जुड़ते हैं, तब एक बिल्कुल नया पदार्थ बनता है जिसे यौगिक कहा जाता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। जब लोहे का चूर्ण और सल्फर को मिलाया जाता है तो ये केवल एक मिश्रण होता है, लेकिन जब इन्हें तेजी से गर्म किया जाता है तो ये दोनों मिलकर आयन सल्फाइड नाम का एक नया पदार्थ बना देते हैं, यानी यहाँ एक यौगिक बनता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। मिश्रण में दोनों पदार्थों के मूल गुण बने रहते हैं, लेकिन यौगिक में बने हुए पदार्थ के गुण उसके घटक तत्वों से पूरी तरह अलग हो जाते हैं, यानी यौगिक के गुण उसके तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अब इसी बात को एक और आसान उदाहरण से हमारे अगले स्पीकर समझाएंगे। धन्यवाद। अब हम यौगिक की परिभाषा को एक सरल उदाहरण से समझते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है पानी यानी H2O। पानी 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो आसानी से जल जाती है, जबकि ऑक्सीजन एक गैस है जो जलने की प्रक्रिया को बढ़ाती है। लेकिन जब ये दोनों तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, पानी। और पानी के गुण इन दोनों तत्वों से बिल्कुल अलग होते हैं। पानी एक द्रव होता है और ये आग को बुझाने का काम करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों से पूरी तरह अलग होते हैं। यही कारण है कि रसायन विज्ञान में यौगिकों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण तुलना समझने जा रहे हैं, मिश्रण और यौगिक के बीच का अंतर। ये टॉपिक परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार इसे लंबे प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। सबसे पहले समझते हैं मिश्रण, मिक्सचर को। मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक केवल मिलते हैं, लेकिन उनसे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मिश्रण का संघटन परिवर्तनीय होता है, यानी इसमें पदार्थों की मात्रा कभी भी बदल सकती है। तीसरी बात, मिश्रण में उपस्थित घटकों के मूल गुण बने रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम रेत और नमक को मिलाते हैं तो दोनों अपने अपने गुण बनाए रखते हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों से आसानी से अलग किया जा सकता है, जैसे छानना, वाष्पीकरण या चुंबक का प्रयोग। अब इसी तुलना को यौगिक के संदर्भ में समझेंगे हमारे अगले स्पीकर। धन्यवाद। अब हम समझते हैं यौगिक, कंपाउंड की विशेषताएं। यौगिक तब बनता है जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक अभिक्रिया द्वारा मिलते हैं। इस प्रक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसके गुण उसके मूल तत्वों से अलग होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यौगिक का संगठन हमेशा स्थायी होता है, यानी तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही मिलते हैं। उदाहरण के लिए, पानी यानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 2:1 के निश्चित अनुपात में मिलते हैं। तीसरी बात, यौगिक के गुण उसके मूल तत्वों के गुणों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि यौगिक को उसके घटकों में अलग करने के लिए रासायनिक या वैद्युत रासायनिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। इसे भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण और यौगिक में संगठन, गुणधर्म और अलग करने की विधियों के आधार पर स्पष्ट अंतर होता है। दोस्तों, अब हम पूरे अध्याय का एक माइंड मैप समझते हैं, ताकि हमें पूरा टॉपिक एक नज़र में याद हो जाए। सबसे पहले हमारे पास है पदार्थ, मैटर। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। अब पदार्थ को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। सबसे पहले देखते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व वो पदार्थ होता है जिसे सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि यौगिक वो पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया से बनता है। अब दूसरी तरफ है मिश्रण। मिश्रण में पदार्थों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में संघटन समान होता है, जैसे पानी में चीनी, जबकि विषमांगी मिश्रण में संघटन असमान होता है, जैसे बालू और नमक। इस प्रकार ये पूरा माइंड मैप हमें पूरे चैप्टर को जल्दी समझने और याद रखने में मदद करता है। अब इस चैप्टर का फाइनल क्विक रिवीजन हमारे अगले स्पीकर बताएंगे। धन्यवाद। अब हम पूरे चैप्टर को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले है पदार्थ, जो ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाया जाता है। पदार्थ को 2 भागों में बांटा जाता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व ऐसे सरल पदार्थ होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा और विभाजित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए कॉपर और ऑक्सीजन। जबकि यौगिक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका संगठन निश्चित होता है और जिन्हें रासायनिक विधि से उनके तत्वों में अलग किया जा सकता है। उदाहरण है जल और चीनी। अब दूसरी ओर मिश्रण होते हैं। मिश्रण में पदार्थों का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में संगठन समान होता है, जैसे पानी में चीनी, जबकि विषमांगी मिश्रण में संगठन असमान होता है, जैसे बालू और नमक। इस प्रकार ये फ्लो चार्ट पूरे चैप्टर का संक्षिप्त सार प्रस्तुत करता है। अब अंतिम क्विक रिवीजन देखते हैं। अब हम पूरे चैप्टर को कुछ महत्वपूर्ण सवालों के माध्यम से जल्दी से दोहराते हैं। अगर किसी मिश्रण में कण पूरी तरह समान रूप से घुले होते हैं तो वो होता है विलयन यानी सॉल्यूशन। अगर कोई मिश्रण प्रकाश को फैलाता है लेकिन छाना नहीं जा सकता तो वो होता है कोलॉइड यानी कोलॉइड। अगर किसी मिश्रण के कण कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं तो वो होता है निलंबन यानी सस्पेंशन। और अगर किसी पदार्थ को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है तो वो मिश्रण कहलाता है।
इस प्रकार हमने पूरे अध्याय का क्विक रिवीजन कर लिया है। अब आपको बस इस चैप्टर को एक बार दोहराना है और परीक्षा में पूरा कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है। आप सभी को परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।